Next question is question number 81. Consider the following statement with the reference of responsibility of ministers. Collective responsibility जो होती है it comes with article 75. Okay. पहले में लिखा हुआ है when the लोक सभा passes a no confidence motion against the council of ministers, each minister needs to resign separately. तो ऐसा नहीं होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे मिनिस्टर्स रिजाइन करेंगे, लेकिन सेपरेटली इसमें नहीं होता है. ठीक है, एक साथ ही ये मान लिया जाएगा कि सबका रेजिग्नेशन हो चुका है, इसलिए गलत है. दूसरे में लिखा हुआ है the principle of collective responsibility means that if any minister disagrees with the cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign. So that is very much true. इसका एक एग्जाम्पल है. क्या हुआ था कि अंबेडकर थे 1953 में. तो 1953 में एक बिल पास होने वाला था, हिंदू बिल. ओके, हिंदू के लिए कानून, मैरिज एक्ट वगैरह वो सब उसी टाइम पे बन रहे थे. तो इस सिचुएशन में अंबेडकर वॉज अगेंस्ट दिस बिल. तो बिल तो पास होना था, अंबेडकर कांग्रेस के ही थे, तो कांग्रेस के सभी लोगों को क्या करना था, इस बिल के लिए सपोर्ट करना था. तो अंबेडकर ने वो सपोर्ट नहीं किया और इसी की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गए, ये सदन के सदस्य नहीं रहे. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. तीसरा है देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर. तो दे हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनकी जवाबदारी वैधानिक नहीं होती है, इनकी जवाबदारी सामूहिक होती है सबकी. ओके, सो अच्छा यहाँ पे नो लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट गवर्नर. राज्यपाल को लेकर इनमें से कौन सी बातें सही हैं. पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ मिनिमम ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट. सो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कोई गवर्नर के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है बिना किसी ग्राउंड के, बिना किसी कारण के भी. ठीक है, तो बिल्कुल हटाए जा सकते हैं वो. सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स व्हेन द गवर्नर ऑफिस फॉल्स वेकेंट ड्यू टू डेथ द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई स्टेट हाई कोर्ट एक्ट्स और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द गवर्नर. तो ऐसा ज़रूरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया संविधान में दिया गया है कि अगर किसी भी गवर्नर की जब डेथ हो जाती है तो उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो उनके जगह को ले लेंगे. तो ये हो सकता है, ठीक है, ये मे बी में हो सकता है कि ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसा किया जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी मैंडेट नहीं किया गया है. इसके अलावा प्लीज़ आप याद रखिएगा 153 में गवर्नर का ऑफिस बताया गया है आर्टिकल में, और उसके बाद में 155 और 156 जो होते हैं इसमें बताया गया है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा आर नॉट करेक्ट. लोकसभा के स्पीकर के मामले में इनमें से कौन सी बातें गलत हैं, सही नहीं हैं. तो सबसे पहले लिखा हुआ है द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रोटेम स्पीकर. प्रोटेम स्पीकर वो स्पीकर होता है जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं. जब नई लोकसभा बनती है तो उनको स्पीकर बनाया जाता है, तो उनको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वो फाइनल स्पीकर नहीं होते. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर नए स्पीकर या फाइनल स्पीकर का इलेक्शन का डेट बताते हैं. तो ये बिल्कुल गलत है, ये डेट प्रेसिडेंट बताते हैं. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड में लिखा है कि जो रेजोल्यूशन पास होता है स्पीकर को हटाने का, तो स्पीकर ना तो सदन में बैठ सकता है ना वोट कर सकता है. ये गलत है. केवल रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसे अभी हटाया नहीं गया है. जब तक वो नहीं हटेगा तब तक वो सदन को प्रिसाइड करता है. Next is consider the following statement. Natural rubber is not naturally suited for colder conditions. ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है. रबर का पेड़ हमेशा गर्म जगहों पर ही मिलता है, और यहाँ लिखा है कि ये ठंडी जगहों पर नहीं मिलता, यानी ये सही है. फिर नेक्स्ट है इंडिया हैज़ डेवलप द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ये गुवाहाटी में डेवलप किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 85th. इसमें लिखा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल. राष्ट्रपति शासन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, जब भी राज्य में आर्टिकल 300
एंड 56 लागू हो जाता है तो उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पहले में लिखा हुआ है दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। विदाउट द अप्रूवल, दैट इज़ रॉन्ग। इसको एक्सटेंड अगर करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखो, प्रेसिडेंट अगर लगाते हैं किसी भी राज्य में अपना शासन तो वो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के लिए। उसके बाद में इसको अप्रूव करना पड़ता है बाय पार्लियामेंट। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो पूरा 6 महीनों के लिए लगता है, इंक्लूडिंग 2 month। और उसके बाद में अगर और इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो आप 6 महीने करके कुल मिला के 3 साल तक इसे चला सकते हो। 3 साल तक ही मैक्सिमम किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चलेगा। ठीक है, तो दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग। सेकंड में लिखा है इट हैज़ नो इफेक्ट इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तो बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार कभी भी खराब नहीं होंगे, उनका हनन नहीं होगा, भले ही कितने ही प्रेसिडेंट रूल लग जाए। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड इज़ करेक्ट। तीसरे पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो चेंज इन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब प्रेसिडेंट रूल चलता है तो उस राज्य के हाई कोर्ट पे इसका कोई असर नहीं होता, उसके काम पे कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज द सेंटर एम्पावर्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट, यानी कि किन मामलों में राज्य को सेंटर क्या दे सकता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है, यानी कि आदेश दे सकता है राज्यों को। तो कॉमन सेंस लगाइएगा, जो भी स्टेट के काम होंगे उन कामों को करवाने के लिए, जो भी सेंटर के काम होंगे उन कामों को करवाने के लिए स्टेट को आदेश वो दे सकता है। ठीक है, यूनियन स्टेट लिस्ट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। पहला है द मेजर टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेल, ये रेल को बचाने के लिए सेंटर उस स्टेट को कह सकता है, तो बिल्कुल कह सकता है क्योंकि सेंटर का क्या है, रेलवे होता है। ठीक है, तो स्टेट को ये बात बताई जा सकती है कि सपोर्ट कीजिए, सिक्योरिटी कीजिए, किया जा सकता है। सेकंड में लिखा हुआ है द ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट, तो भैया शेड्यूल कास्ट स्टेट के अंदर उनका क्या करना है, उनका वेलफेयर करना है, तो ये काम तो स्टेट का ही होता है। ठीक है, इसके लिए सेंटर एम्पावर नहीं करता है, ये काम ही, ये एम्पावरमेंट ऑलरेडी स्टेट के पास में होता है। तो सेकंड भी सही, सेकंड जो है वो रॉन्ग है। तीसरे में लिखा है द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस, दैट इज़ करेक्ट, मिलिट्री कम्स अंडर सेंटर। तो यहाँ पर भी ये आदेश दे सकता है केंद्र किसी राज्य को कि उसका जो इलाका है मिलिट्री का, उसकी वो रक्षा करे, उसको जो भी ज़रूरत पड़ रही है वो ज़रूरत का सामान मुहैया करवाए। अगला है 87 में लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अनस्टार्ड क्वेश्चन। देखो, जब लोकसभा और राज्यसभा का सदन लगता है तो इसमें सबसे पहला जो आवर होता है उसको हम क्वेश्चन आर कहते हैं, यानी कि 0 आर कहते हैं। ठीक है, शून्यकाल। इस टाइम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मली 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक को स्टार्ड क्वेश्चन बोला जाता है यानी तारांकित, और दूसरे को अनस्टार्ड बोला जाता है यानी कि अतारांकित। सिंपल फंडा है, समझ लेना। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं यानी ऐसे क्वेश्चन जिन पे स्टार नहीं बना हुआ है, वो क्वेश्चन एक मेंबर किसी मेंबर से पूछ सकता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब रिटर्न में देना पड़ेगा, और जब वो रिटर्न में जवाब देगा तो वो दूसरी बार उसी मुद्दे पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक, अब ये अनस्टार्ड का बताया, तो स्टार का क्या होगा? स्टार्ड क्वेश्चन जो होंगे उसमें ओरल, एक तरीके से मौखिक जवाब देना पड़ेगा, और साथ साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उस मंत्री से या उस सदस्य से। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट इज अलॉटेड फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही बिल्कुल सही है। पहला जो आवर होता है लोकसभा राज्यसभा का वो क्वेश्चंस के लिए होता है। दूसरा है इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, तो बिल्कुल नहीं, ओरल आंसर तो आपको कहाँ पर लगता है? स्टार्ड क्वेश्चन में लगता है। तीसरा है दूसरा गलत है। तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉलोइंग द रिप्लाई टू एन अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये जो क्वालिटी है ये भी एक स्टार्ड क्वेश्चन की है।
तो ये टेक्निकली ये 2 और 3 पॉइंट गलत हुए। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची के अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है। If a member abstains from voting in the house contrary to the directions given by the political party, that is correct। अगर आप बीजेपी के हैं और बीजेपी में वोटिंग, बीजेपी के जो सारे सदस्य हैं वो एक जैसा वोटिंग करेंगे, लेकिन आप बीजेपी के हो के बीजेपी की बात नहीं मानते हैं और आप वोटिंग नेगेटिव तरीके से कर देते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा से। तो ये सही है। दूसरा है इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, एक निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन तय है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। एक और इसमें प्रावधान होता है कि एक नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है, नॉमिनेटेड यानी कि नामित सदस्य, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास टाइम होता है 6 महीने के अंदर का। यहाँ पर बात अलग है, यहाँ इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, तो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो उसने जो पार्टी ज्वाइन कर ली तो। तीसरे में लिखा है इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर नॉमिनेटेड सदस्य है और वो 6 महीनों के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किया ही जाएगा। Crypto games are one of the oldest groups of plant species existing since the Jurassic era। तो ये एक पेड़ है एक प्रकार का, और यहाँ पर इस प्रजाति के पेड़ के लिए जो जुरासिक एरा के होते थे, डायनासोर के युग के जो ये पेड़ होते थे, उनके लिए गार्डन ओपन किया है। तो पूछा है कि कहाँ किया है, तो ये जनरली उत्तराखंड में ओपन हुआ है। अगला क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट नेवल प्रैक्टिस। 4 देशों ने मिलके एक नेवल सिंपोसियम ऑर्गेनाइज किया है और ये होस्ट किया है फ्रेंच नेवी ने रियूनियन आइलैंड्स में। पूछा है कि इनमें कौन कौन गया है, तो फ्रांस गया है, यूनाइटेड किंगडम गया है, पाकिस्तान भी गया और ऑस्ट्रेलिया भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कैन रिक्वेस्ट द कैग टू ऑडिट अकाउंट ऑफ पंचायत। इन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि भारत सरकार के चार्टेड अकाउंटेंट किसका पंचायतों का ऑडिटिंग कब कर सकते हैं या किसके कहने पर कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के कहने पर भी कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी के जो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी बोल सकते हैं कैग को ऑडिट करने का। लेकिन वो यूटी में क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, यानी दिल्ली और पौंडीचेरी के जो असेंबलीज होती हैं, विधानसभा होती हैं, ये बात कैग को बता सकती हैं ऑडिट करने का उनके एरिया के पंचायत के लिए। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू राज्यसभा। ओके, इसमें राज्यसभा से जुड़ी हुई बात पूछी जा रही है। पहली बात है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। ये परमानेंट बॉडी है, राइट, और हर 2 साल में इसके 1/3 लोग क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जब भी राज्यसभा के व्यक्ति आते हैं तो वो 6 साल के लिए आते हैं और 6 साल कंप्लीट होने के बाद वो चले जाते हैं। तो एक तरीके से क्योंकि ये राज्यसभा भंग नहीं होती, तो बेसिकली 1/3 सदस्य जो भी होते हैं उनका 6 साल जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे एक पार्ट रिलीज़ होता जाता है, और वो खाली जगह भरने के लिए उतने ही सदस्य बाय इलेक्शन आ जाते हैं। Then next is the constitution has fixed the term of office in the members of Rajya Sabha for 6 years। अब यहाँ पे बोला है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता 6 वर्षों की होती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे फिक्स कर रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी लिखा नहीं गया है कि वो फिक्स कर रहा है कि ये 6 साल रहेंगे। ठीक है, ये किसी ने तो फिक्स किया होगा। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया होगा यानी किसी लॉ ने फिक्स किया होगा। अगर किसी लॉ ने फिक्स किया होगा तो चुनाव से जुड़े हुए लॉ ने फिक्स किया होगा, और चुनाव से जुड़े हुए लॉ को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ये सब 6 साल का सदस्यता। तीसरा है द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो दैट इज बिल्कुल करेक्ट।
कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। एक बार आप राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं तो दूसरी बार नहीं बन सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप बार बार बन सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स अनगिनत टाइम। तो तीसरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है। इसके बाद में पार्लियामेंट के अलग अलग मोशंस बताए हैं। पहला बताया प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन के बारे में बताया इट कैन बी मूव टू सेंश्योर अ मिनिस्टर। ये किसी मंत्री की निंदा करने के लिए ये मोशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, यानी जो फायदे मिलते हैं संसद में रहने के, सदस्य बनने के, उसका फायदा उठाया है। तो किसी मंत्री की निंदा करने के लिए प्रिविलेज मोशन आता है। तो फर्स्ट इज राइट। दूसरा है सेंशर मोशन। यहाँ लिखा है इट कैन मूव अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। सेंशर जो मोशन आता है यानी निंदा प्रस्ताव जो आता है वो एक मंत्री के खिलाफ आ सकता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या मंत्री के समूह के खिलाफ आ सकता है फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी, किसी विशेष नीति की आलोचना करने के लिए। ये सही है। तीसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट एन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये नो कॉन्फिडेंस पूरे मंत्रिमंडल के लिए यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आता है एंड नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर अडॉप्शन। और ये क्यों आ रहा है इसके लिए भी इसमें कारण बताना जरूरी नहीं होता है। बड़ा खतरनाक होता है, इससे पूरी सरकार गिर जाती है। और रीजन भी बताना नहीं होता है कि ये क्यों आ रहा है। जनरली आता नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी में ही रहते हैं सब सरकार वाले। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल यानी धन विधेयक। मनी बिल सबसे ताकतवर बिलों में से एक होता है। असल में मनी बिल ही सबसे ताकतवर होता है। देयर इज मनी बिल, देन देयर इज फाइनेंस बिल एंड देन देयर आर ऑर्डिनरी बिल। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं और ये बिल आगे चल के लॉ बनते हैं। मनी बिल में आपका बजट वगैरह का भी जो कानून होता है वो हर साल रिलीज होता है, उसको मनी बिल से ही आगे बढ़ाया जाता है। फर्स्ट में लिखा हुआ है मनी बिल। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में लिखा है, यहाँ हम ध्यान दे देंगे। ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है उसके बारे में लिखा है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर ओनली आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। आपको अगर विधानसभा में लाना है मनी बिल तो आपको गवर्नर से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है। स्टेट में इसी तरीके से मनी बिल आता है। मनी बिल का मतलब होता है एक ऐसा कानून, एक ऐसा भविष्य में बनने वाला कानून जिस पर चर्चा होगी और वो पैसों से जुड़ा हुआ है या टैक्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से रिलेट करता है। दूसरा होता है व्हेन अ मनी बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मनी बिल है और उसको रोक लिया गया है राष्ट्रपति के लिए, यानी किसने रोका है? गवर्नर ने। He cannot return the bill for reconsideration. He may either give his assent or withhold his assent on the bill. तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति उस मनी बिल को वापस विधानसभा में नहीं पहुंचा सकता, या तो उसे हाँ करना पड़ेगा या फिर अपने पास ही वो बिल रखना पड़ेगा। वो वापस लौटा नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो सेकंड पॉइंट भी सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस विद ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के काल में क्या सही है? प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व लोकसभा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, हाँ। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, 5 साल पूरा होने से पहले, हाँ। हाउएवर दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यस, बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। लोकसभा का जो समय है 5 साल का होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में, यानी आर्टिकल 352 में, बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ। देखो स्टेट में क्या लगता है? स्टेट में लगता है प्रेसिडेंट्स रूल, और इसकी शुरुआत होती है 2 महीने से। 2 महीना बढ़ के 6 महीने हो जाता है और उसके बाद आप 6 करके कितने साल जा सकते हो? 3 साल। लोकसभा में अनलिमिटेड समय के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर बार उसे 1-1 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा 1 more ईयर। तो ऐसा आप अनगिनत बार कर सकते हो। स्टेट में 3 बार, 3 साल तक, 6 महीने करके, और देश में 1-1 साल करके अनलिमिटेड टाइम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले में लिखा हुआ है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज करेक्ट।
प्रधानमंत्री हैं तो किसकी मर्जी से हैं? राष्ट्रपति की। दूसरे में लिखा है सैलरी एंड अलाउंस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की जो सैलरी होती है वो सीएफआई से नहीं आती है, भारत की संचित निधि है। भारत की जितना भी पैसा हम टैक्स में जमा करते हैं जो सरकार के पास पहुंचता है, और सरकार का खजाना जो है उसका सबसे बड़ा, असल में ये जो खजाने वाला अकाउंट है उसको सीएफआई बोला जाता है, शॉर्ट में इसको सीएफआई कहते हैं। तो बोला है कि इसी सीएफआई से प्रधानमंत्री जी को सैलरी मिलती है। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट को मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है, गवर्नर्स को मिलती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, हाई कोर्ट के जजेस को मिलती है, सॉरी आगे चल के रिटायरमेंट के बाद मिलती है। देन ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव टाइप की जो पोस्ट हैं उन लोगों को मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती है सीएफआई से। तो कहीं ना कहीं से तो मिलती होगी। तो एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बस वहीं से आती है इनकी सैलरी। तीसरा होता है हिज रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दें तो मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाता है। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री हैं तो इसीलिए उनके ढेर सारे मंत्री हैं, तो अगर ये ही नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, ये भी इनकी पूरी मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर या तो नया चुनाव होगा या फिर चुनाव ना भी हो तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लोकसभा या राज्यसभा में जो भी दूसरी मेजॉरिटी पार्टी होगी उनमें से सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है 97। इन अ स्टेट लेजिस्लेचर अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली for second time after the reconsideration and sent to the legislative council, the legislative council rejects the bill or does not pass the bill within 1 month. In this case क्या होगा? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, इट्स लाइक बिहार है। बिहार में एमपी जैसे एक सदन नहीं होता है, 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बिल है, एक कानून है, बनने वाला है, उसको पास कर दिया है विधानसभा ने, एक नहीं 2 बार, मतलब एक बार ये फेल हुआ था, वापस आया होगा, और दूसरी बार भी इसको पास कर दिया है सुधार कर, 2 बार पास हो चुका है। और उसके बाद में कहाँ भेजा है? फिर से इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा है, यानी विधान परिषद में भेजा है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट्स इट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसने इसे रिजेक्ट कर दिया है फिर से, और डज नॉट पास, या पास ही नहीं किया है। और ऐसा किया है उसने विदिन 1 मंथ, और यहां लिखा है नॉट, ऐसा उसने नहीं किया है। कितने टाइम में? 1 महीने में। अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो यहां पे ए हम समझते हैं। अब बिल विल बी सेंट टू गवर्नर, तो बिल कहाँ चला जाएगा? गवर्नर के पास। इन द फॉर्म एज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी रूप में जिस रूप में पास किया है विधानसभा ने, आफ्टर रिकंसिडरेशन फॉर हिज एसेंट, उनकी अनुमति के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 महीने में अगर विधान परिषद ने इसे पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली साइन होने के लिए गवर्नर के पास चला जाता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फिर से हम आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट का जो शासन है पूरे इंडिया में लगा है। पहला लिखा है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। देखो, जब प्रेसिडेंट पूरे इंडिया में अपना रूल लगाते हैं जिसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, तो असल में होता यह है कि जो पार्लियामेंट होती है उसकी पास ऐसी ताकत आती है कि वो सारे स्टेट की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तो होती है लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, वो पार्लियामेंट की मर्जी से काम करेगी। ओके, और यहाँ बोला है कि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं हो तो उस वक्त कौन ऑर्डिनेंस या कानून जारी कर सकता है? प्रेसिडेंट। तो दैट इज करेक्ट। दूसरे में लिखा है द स्टेट लेजिस्लेचर आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो दैट इज रॉन्ग। मैंने अभी आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगी,
स्टेट लेजिस्लेचर तो रहेगी लेकिन वो अपने हिसाब से काम नहीं करेगी। यहाँ लिखा है सस्पेंड ही कर दिया इनको, मतलब इनको तो भगा दिया, इनको भगा देंगे तो काम कैसे होगा। तो यहाँ लिखा है कि भैया सस्पेंड कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के मामले में, नियुक्ति के मामले में क्या सही है। तो इसमें डी पॉइंट सही है। व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी, जब किसी भी पार्टी, अच्छा हम डिस्कस कर लेते हैं पहला पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। दूसरा है अ प्रेसिडेंट मस्ट मूव हिज मेजॉरिटी इन लोकसभा बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, मेजॉरिटी साबित करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तीसरा है अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मतलब आप लोकसभा में नहीं हो और आप राज्यसभा में नहीं हो तो भी आपको क्या बनाया जा सकता है, मंत्री, तो मंत्री बनाया जा सकता है, तो आप क्या भी बन सकते हो, प्रधानमंत्री। हाँ, लेकिन केवल कितने महीनों के लिए रहोगे, 6 महीनों के लिए। इसीलिए ये सारे पॉइंट गलत हैं, ये डी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।